नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर बाल अवस्था एवं बाल विकास 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। दोस्तों हमने एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए एक ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल एमपी टीचिंग पर अपलोड कर रहे हैं। यदि आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, समावेशी शिक्षा के लिए कोई एक विधि का नाम लिखिए। तो उत्तर है, समावेशी शिक्षा सहयोगात्मक अधिगम या पीयर ट्यूटोरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। कारण है, इस बाल केंद्रित विधि में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, जिससे समानता और सहयोग की भावना विकसित होती है। दूसरा है, गत्यात्मक कौशल के भागों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, गत्यात्मक कौशल के 2 भाग होते हैं। पहला है स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल। शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के आकार और उपयोग के आधार पर इन्हें 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। तीसरा है, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के उदाहरण लिखिए। तो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के 2 उदाहरण हैं। पहला है चित्र बनाना, दूसरा है पेंसिल पकड़कर लिखना। इन कार्यों में हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशी तथा आंखों के साथ सटीक समन्वय आवश्यक होता है। चौथा है, सामाजिकरण की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है, सामाजिकरण वह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई बालक अपने समाज के मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं और सामाजिक व्यवहारों को सीखकर समाज का एक सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य बनता है। यह शिक्षा शास्त्र का मूल आधार है जो बच्चों को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलता है। 5वां है, बाल श्रम का क्या अर्थ है लिखिए। तो उत्तर है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से ऐसा शारीरिक या मानसिक कार्य करवाना जो उनके बचपन, गरिमा और शिक्षा के अधिकार को छीन लेता है तथा उनके सर्वांगीण विकास में बाधा डालता है, बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर कहलाता है। यह बाल अधिकारों का हनन है और आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, बाल्यावस्था का आयु समूह है। तो बाल्यावस्था का आयु समूह है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और हरलोग के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था यानी लेटर चाइल्डहुड का समय 6 से 12 वर्ष माना जाता है, जो कि विद्यालयी शिक्षा का प्राथमिक चरण है। दूसरा है, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास है। तो उत्तर है, बाल संवारना। बाल संवारने में हाथ और उंगलियों की छोटी मांसपेशियां यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का सटीक उपयोग होता है, जबकि अन्य विकल्पों जैसे तैरना, साइकिल चलाना में पूरे शरीर यानी स्थूल कौशल का उपयोग होता है। तीसरा है, लगाव का सामाजिक घटक है। तो उत्तर है, माता पिता का व्यवहार। जॉन बॉल्बी के लगाव सिद्धांत के अनुसार माता पिता की संवेदनशीलता और उनका व्यवहार ही बच्चे में सुरक्षित सामाजिक लगाव की नींव रखता है। चौथा है, सामाजिक परिवर्तन का कारक। उत्तर है, शिक्षा। शिक्षा एक सशक्त और प्रगतिशील साधन है जो समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाती है। 5वां है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो सन 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत इस आयोग यानी एनसीपीसीआर की विधिवत स्थापना मार्च 2007 में की गई थी, ताकि बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रश्न क्रमांक 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था क्या होती है। तो उत्तर है, 2 से लेकर 7 वर्ष की जो आयु होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की यह द्वितीय अवस्था है जहां बच्चा प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है। दूसरा है, व्यक्तिगत भिन्नता डैश एक सिद्धांत है। तो उत्तर है, बाल केंद्रित या प्रगतिशील। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत गति, रुचि और क्षमता का सम्मान करती है। तीसरा है, चित्र बनाना डैश गत्यात्मक कौशल है। तो उत्तर है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। इसमें उंगलियों की छोटी मांसपेशियों के सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। चौथा है, शिशु का बलबलाना डैश संप्रेषण है। तो भाषाई पूर्व यानी प्री लिंग्विस्टिक या प्रारंभिक। तो बोलने जैसे सार्थक शब्द से पहले शिशु ध्वनियां निकालकर यानी बेबलिंग कर संवाद करने का प्रयास करता है। 5वां है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना और शारीरिक कमजोरी जैसे स्कर्वी होता है, जो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अति लघुत्तरी प्रश्न। पृथक्करण के रूपों को लिखिए। तो उत्तर है, बाल्यावस्था में पृथक्करण में मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला है, माता पिता या संरक्षण से अलगाव, जब बच्चा पहली बार प्राथमिक देखभाल करने वाले से दूर होता है। दूसरा है, परिचित परिवेश से अलगाव, जैसे पहली बार स्कूल या प्री स्कूल जाना। तीसरा है, साथियों से अलगाव, पुराने स्कूल या जगह छोड़ने पर दोस्तों से बिछड़ना। प्रश्न क्रमांक 5 है, बाल शोषण का क्या अर्थ है लिखिए। तो बाल शोषण यानी चाइल्ड अब्यूज का अर्थ है किसी बच्चे के साथ किया गया ऐसा अनुचित व्यवहार जिससे उसे शारीरिक, मानसिक
या भावनात्मक या यौन रूप से क्षति पहुंचती हो, यह बच्चे के आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है और उसके स्वस्थ विकास को अवरुद्ध करता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, किशोरावस्था की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो उत्तर है, किशोरावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्न। पहला है तीव्र शारीरिक हार्मोन परिवर्तन, जिसे ग्रोथ स्पर्ट कहा जाता है। दूसरा है संवेगात्मक अस्थिरता। स्टैनले हॉल के अनुसार यह तनाव और तूफान की अवस्था है जहां अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और पहचान का संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, स्थूल गति कौशल की 2 विशेषता लिखिए। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल की विशेषता निम्न है। पहला है, इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां जैसे पैर, हाथ और धड़ का उपयोग होता है। दूसरा है, यह कौशल शारीरिक संतुलन, समन्वय और मुद्रा यानी पोस्चर बनाए रखने में मदद करता है। कक्षा के उदाहरण हैं जैसे खेल के मैदान में दौड़ना, कूदना या गेंद फेंकना। प्रश्न क्रमांक 8 है, हकलाने के कोई 2 कारण लिखिए। तो उत्तर है, हकलाने के 2 मुख्य कारण निम्न हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक कारण, अत्यधिक भय, तनाव, घबराहट या कक्षा में शिक्षक का कठोर व्यवहार। दूसरा है शारीरिक या तंत्रिका संबंधित कारण, वाक तंत्र यानी स्पीच ऑर्गन या मस्तिष्क के भाषा केंद्र में किसी प्रकार का असंतुलन। प्रश्न क्रमांक 9 है, मौखिक संप्रेषण क्या है। तो उत्तर है, मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बोले गए शब्दों या ध्वनियों के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण है, कक्षा में शिक्षक द्वारा व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड देना या छात्रों का समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन करना। प्रश्न क्रमांक 10 है, लघु उत्तरीय प्रश्न, अनाथालय में बालकों के समक्ष कौन सी कठिनाइयां आती हैं, लिखिए। तो उत्तर है, अनाथालय में रहने वाले बच्चों को सर्वांगीण विकास में कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला है भावनात्मक असुरक्षा, माता पिता के बिना व्यक्तिगत स्नेह और अटैचमेंट यानी लगाव की कमी होती है। दूसरा है पहचान का संकट, पारिवारिक पृष्ठभूमि न होने के कारण बच्चे मैं कौन हूं जैसी हीन भावना का शिकार हो सकते हैं। तीसरा है कठोर अनुशासन, संस्थागत वातावरण में लचीलेपन की कमी होती है जिससे बच्चे की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी दब जाती है। चौथा है सामाजिक एकीकरण में बाधा, अनाथालय से बाहर की दुनिया के साथ कम संपर्क में होने के कारण सामाजिकरण धीमा होता है। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है, शाला त्याग की समस्याओं का समाधान बताइए। तो उत्तर है, शाला त्याग यानी ड्रॉप आउट की समस्या शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी विफलता है। इसके समाधान के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक है। पहला है रुचिकर शिक्षण विधियां यानी कि गतिविधि आधारित और खेल खेल में विधियों का उपयोग करना। दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, शिक्षक को छात्रों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए, न कि दंडात्मक। तीसरा है मध्याह्न भोजन, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने के लिए पोषण सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा है अभिभावक परामर्श, पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से माता पिता को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना। प्रश्न क्रमांक 11 है, बचपन पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो उत्तर है, वैश्वीकरण ने बच्चों के सोचने और सीखने के तरीकों को गहराई से सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। पहला है ज्ञान और सूचना तक पहुंच, इंटरनेट और डिजिटल टूल के माध्यम से बच्चे वैश्विक ज्ञान, ई लाइब्रेरी और शैक्षिक संसाधनों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, बच्चे विभिन्न देशों की संस्कृतियों, भाषाओं और जीवन शैलियों को समझ सकते हैं जिससे उनमें वैश्विक नागरिकता यानी ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना विकसित होती है। तीसरा है आधुनिक शिक्षण तकनीकें, स्मार्ट क्लासेस, 3D एनिमेशन और इंटरैक्टिव खिलौनों ने सीखने की प्रक्रिया को रोचक बना दिया है। चौथा है नवाचार, बच्चों में वैज्ञानिक सोच और तार्किक क्षमता का तेजी से विकास हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, विद्यालय में छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव लिखिए। तो उत्तर है, छात्रों का स्कूल में लगातार अनुपस्थित रहना उनके विकास पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। पहला है शैक्षिक पिछड़ापन, नियमित कक्षाएं छूटने से बच्चा पाठ्यक्रम में पिछड़ जाता है और उसका अधिगम स्तर यानी लर्निंग लेवल गिर जाता है। दूसरा है शाला त्याग का खतरा, लगातार अनुपस्थिति धीरे धीरे बच्चे को स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देती है। तीसरा है सामाजिक अलगाव, नियमित न आने से सहपाठियों के साथ मित्रवत संबंध यानी पीयर बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं जिससे सामाजिकरण प्रभावित होता है। चौथा है अनुशासनहीनता, स्कूल के खाली समय में बच्चा गलत संगति या असामाजिक गतिविधियों का शिकार हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, खेलों की विशेषता लिखिए। तो फ्रोबेल और मारिया मॉन्टेसरी जैसे शिक्षाविदों ने खेलों को सीखने का सबसे स्वाभाविक माध्यम माना है। खेलों की मुख्य विशेषता है, पहला है स्वाभाविक और स्वतंत्र, खेल किसी बाहरी दबाव के बिना बच्चे की आंतरिक इच्छा से खेले जाते हैं।
दूसरा है आनंददायक प्रक्रिया, खेल तनाव मुक्त होते हैं और बच्चों को असीम खुशी प्रदान करते हैं। तीसरा है रचनात्मकता का विकास, खेल खेल में बच्चे नई चीज़ों की कल्पना करते हैं और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। चौथा है सर्वांगीण विकास का साधन, खेल शारीरिक यानी दौड़ने और मानसिक यानी रणनीति और सामाजिक यानी टीम वर्क विकास को एक साथ बढ़ावा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है परिपक्वता की विशेषता लिखिए। तो उत्तर है परिपक्वता एक जैविक और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला है अनुवांशिक आधार, परिपक्वता पूरी तरह से बच्चे के जीन यानी जेनेटिक्स पर निर्भर करती है, यह बाहरी प्रशिक्षण से नहीं आती है। दूसरा है स्वाभाविक प्रक्रिया, यह समय के साथ स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे समय आने पर बच्चे के दूध के दांत गिरना। तीसरा है अधिगम का आधार, परिपक्वता सीखने के लिए जमीन तैयार करती, जैसे पैरों की मांसपेशियां परिपक्व होने पर ही बच्चा चलना सीखता है। चौथा है गुणात्मक परिवर्तन, इसमें केवल आकार नहीं बढ़ता बल्कि कार्यक्षमता में सुधार होता है। प्रश्न क्रमांक 13 है पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बच्चे का पालन पोषण कई पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। पहला है पारिवारिक संरचना, एकल परिवार यानी न्यूक्लियर में बच्चों को अधिक व्यक्तिगत ध्यान मिलता है, जबकि संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली में सामाजिक कौशल जल्दी विकसित होते हैं। दूसरा है माता पिता की शिक्षा, शिक्षित अभिभावक बाल मनोवैज्ञानिक को बेहतर समझते हैं और प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक पालन पोषण शैली अपनाते हैं। तीसरा है आर्थिक स्थिति, अच्छी आर्थिक स्थिति बच्चे को बेहतर पोषण, खिलौने और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। चौथा है सांस्कृतिक मान्यताएं, समाज की परंपराएं और जेंडर रोल भी लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के तरीके को तय करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है झूला घर का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें लिखिए। तो उत्तर है कामकाजी माता पिता के लिए झूला घर एक आवश्यकता है। इसके चुनाव में निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है सुरक्षा और स्वच्छता, परिसर पूरी तरह से सुरक्षित, बाल सुलभ होना चाहिए और वहां साफ सफाई का उच्चतम स्तर होना चाहिए। दूसरा है प्रशिक्षित स्टाफ, देखभाल करने वाले कर्मचारी बाल मनोवैज्ञानिक के जानकार और स्नेहपूर्ण यानी चाइल्ड फ्रेंडली होने चाहिए। तीसरा है अनुपात, प्रति कर्मचारी बच्चों की संख्या कम होनी चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। चौथा है आकस्मिक चिकित्सा, किसी भी आपात स्थिति के लिए फर्स्ट एड और तुरंत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 14 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक लिखिए। तो उत्तर है भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो बच्चे के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास का आधार है। इसे प्रभावित करने वाले मुख्य कारक इस प्रकार हैं। पहला है बुद्धि, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उच्च IQ वाले बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, उनका शब्द भंडार यानी वोकेबुलरी अधिक समृद्ध होती है। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य, जन्म से स्वस्थ और अच्छी श्रवण एवं वाक तंत्र वाले बच्चे भाषा को जल्दी ग्रहण करते हैं। तीसरा है पारिवारिक वातावरण, जिन परिवार में बच्चों से अधिक बातचीत की जाती है वहाँ भाषा का विकास तीव्र होता है। चौथा है सामाजिक आर्थिक स्थिति, उच्च वर्ग के बच्चों को किताबें, खिलौने और आधुनिक गैजेट जल्दी मिलते हैं जो भाषाई विकास में सहायक होते हैं। पांचवा है लिंग, शोध बताती हैं कि लड़कियां अक्सर लड़कों की तुलना में थोड़ा पहले बोलना शुरू कर देती हैं। छठा है बहुभाषावाद, यदि घर और स्कूल में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं तो शुरुआत में बच्चा थोड़ा भ्रमित हो सकता है, लेकिन बाद में उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है श्रवण कौशल का महत्व लिखिए। तो उत्तर है श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल भाषा अधिगम के 4 मूलभूत कौशल है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण कौशल का महत्व। पहला है भाषा ग्रहण का आधार, बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले सुनकर ही मातृभाषा सीखता है, बिना सुने बोलना यानी स्पीकिंग सीखना असंभव है। दूसरा है अर्थ ग्रहण, कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु को गहराई से समझने के लिए सक्रिय श्रवण अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है उच्चारण में शुद्धता, जब बच्चा शिक्षक के सटीक उच्चारण को ध्यान से सुनता है तो ध्वनियों यानी फोनेटिक्स के बीच निहित अंतर को समझता है और खुद सही उच्चारण करता है। चौथा है सहानुभूति का विकास, दूसरों की बातों को सुनकर बच्चों में संवेदनशीलता और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। पांचवा है ध्यान केंद्रित करना, यह कौशल बच्चों में एकाग्रता बढ़ाता है जो पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 15 है बाल श्रम के कारण लिखिए। तो उत्तर है बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर समाज के माथे पर एक कलंक है जो बच्चे से उसका बचपन छीन लेता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है अत्यधिक गरीबी, यह बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है। जब परिवार के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती तो बच्चा स्कूल जाने की बजाय काम पर भेज दिया जाता है।
दूसरा है माता पिता की अशिक्षा। अनपढ़ अभिभावक शिक्षा के दीर्घकालिक लाभों को नहीं समझ पाते और बच्चों को केवल कमाई का साधन मानते हैं। तीसरा है सस्ते श्रम की मांग। कारखानों या ढाबों के मालिक बच्चों को काम पर रखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वयस्कों की तुलना में कम मजदूरी देनी पड़ती है और बच्चे विरोध भी नहीं कर सकते। चौथा है बड़े परिवार का आकार। परिवार में अधिक सदस्य होने पर आर्थिक बोझ बढ़ता है जिससे बड़े बच्चों पर कमाने का दबाव आ जाता है। पांचवा है स्कूलों का अभाव या अरुचिकर शिक्षा। कई ग्रामीण इलाकों में सुलभ शिक्षा की कमी या स्कूलों का नीरस वातावरण बच्चों को शाला त्याग बनाकर बाल श्रमिक बना देता है। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है बाल श्रम उन्मूलन के उपाय लिखिए। तो उत्तर है बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पहला है सख्त कानून और उनका पालन। बाल श्रम अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए और बाल श्रमिकों को नियुक्त करने वाले पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान हो। दूसरा है शिक्षा का प्रसार यानी आरटीई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। तीसरा है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। बच्चों के परिवार को मनरेगा और सूक्ष्म ऋण योजना से जोड़ा जाए ताकि अधिक तंगी के कारण बच्चों को काम पर ना भेजना पड़े। चौथा है जागरूकता अधिनियम। समाज खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक और मीडिया के माध्यम से शिक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाई जाए। पांचवा है पुनर्वास व्यवस्था। मुक्त कराए गए बाल श्रमिक के लिए विशेष आवासीय स्कूल खोले जाएं ताकि वे मुख्य धारा में लौट सकें। प्रश्न क्रमांक 16 है विकास में होने वाली परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक परिवर्तन होते रहते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास में मुख्य रूप से 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला है आकार में परिवर्तन। उम्र के साथ बच्चों की लंबाई, वजन और आंतरिक अंगों के आकार में वृद्धि होती है जिससे शारीरिक विकास और शब्द भंडार तथा तर्क क्षमता बढ़ती है जैसे मानसिक विकास। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। जन्म के समय बच्चे का सिर शरीर के अनुपात में बड़ा होता है लेकिन किशोरावस्था तक आते आते शरीर के सभी अंगों का अनुपात एक वयस्क के समान संतुलित हो जाता है। तीसरा है पुरानी आकृतियों का लोप। विकास के दौरान कई पुरानी चीज़ें खत्म हो जाती हैं जैसे दूध के दांतों का गिरना, रेंगने की आदत का छूटना और बचपन की अस्पष्ट ध्वनियों का समाप्त होना। चौथा है नवीन आकृतियों की प्राप्ति। पुरानी विशेषताओं की जगह नई चीज़ें आ जाती हैं जैसे स्थायी दांत आना, दाढ़ी मूंछ आना किशोरावस्था में और अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है स्वाभाविक अवलोकन में आवश्यक बातें बताइए। तो उत्तर है स्वाभाविक अवलोकन बाल मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की वह विधि है जिसमें बच्चे के व्यवहार को उसके प्राकृतिक वातावरण जैसे खेल का मैदान या कक्षा में बिना किसी हस्तक्षेप के देखा जा सकता है। इसकी आवश्यक बातें हैं। पहला है हस्तक्षेप रहित वातावरण। अनुसंधानकर्ता को बच्चों के कार्यों में बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करनी चाहिए। बच्चा बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कार्य करे। दूसरा है उद्देश्य की स्पष्टता। अवलोकन करने से पहले शिक्षक या शोधकर्ता को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस व्यवहार जैसे आक्रामकता या सहयोग का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा है सटीक रिकॉर्डिंग। जो कुछ भी देखा जाए उसे तुरंत और निष्पक्ष रूप से लिखा या वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अपनी तरफ से अनुमान नहीं लगाना चाहिए। चौथा है अदृश्यता। बच्चे को यह पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उसका अवलोकन कर रहा है, अन्यथा उसका व्यवहार कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 17 है शारीरिक गत्यात्मक विकास का महत्व लिखिए। तो उत्तर है शारीरिक गत्यात्मक विकास बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की नींव है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला है उत्तम स्वस्थ गत्यात्मक गतिविधियां जैसे दौड़ना, खेलना से मांसपेशियां और हृदय की प्रणाली का विकास होता है जिससे बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ और रोगमुक्त रहता है। दूसरा है आत्मनिर्भरता का विकास। गत्यात्मक कौशल आने पर बच्चा अपने दैनिक कार्य जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना स्वयं करने लगता है जिससे उनमें आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास से जुड़ाव। पियाजे के अनुसार शुरुआत में बच्चा अपनी इंद्रियों और गत्यात्मक क्रियाओं के माध्यम से ही दुनिया को समझता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। चौथा है सामाजिक और संवेगात्मक विकास। जब बच्चा खेल के मैदान में दूसरों के साथ खेलता है तो उसमें हार जीत सहने की क्षमता, टीम वर्क और नेतृत्व यानी लीडरशिप जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है गत्यात्मक विकास को कई जैविक और पर्यावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। जैसे विकास का पहला है आनुवांशिकता और परिपक्वता। बच्चे के विकास की सीमा उसके जीन्स तय करते हैं। जब तक तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां जैविक रूप से परिपक्व नहीं होती बच्चा कोई नया कौशल नहीं सीख पाता है। दूसरा है पोषण।
संतुलित आहार जैसे विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और कुपोषण से गत्यात्मक विकास धीमा हो सकता है। तीसरा है अवसर और अभ्यास। जो माता पिता बच्चों को खुले मैदान में खेलने और नई चीज़ें जैसे चित्र बनाना आजमाने की स्वतंत्रता देते हैं, उनका मोटर विकास जल्दी होता है। चौथा है बीमारी या चोट। बचपन की गंभीर बीमारियों या मस्तिष्क पर चोट गत्यात्मक समन्वय यानी मोटर कोऑर्डिनेशन को स्थायी रूप से बाधित कर सकती है। पांचवा है मनोवैज्ञानिक वातावरण। भय मुक्त और उत्साहवर्धक वातावरण बच्चों में जल्दी चलना या दौड़ना सिखाता है, जबकि अत्यधिक रोक टोक उसे डरपोक बना देती है। प्रश्न क्रमांक 18 है निबंधात्मक प्रश्न। सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरणों या संस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है सामाजिकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं यानी एजेंसीज के माध्यम से संपन्न होती है। इन्हें मुख्य रूप से प्राथमिक और द्वितीयक अभिकरणों में बांटा जाता है। पहला है परिवार यानी प्राथमिक संस्था। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। यहीं से बच्चा प्रेम, सहयोग, आज्ञा पालन और त्याग जैसी बुनियादी संस्कार सीखते हैं। माता पिता के आचरण का बच्चे के अवचेतन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है विद्यालय द्वितीय संस्था। विद्यालय बच्चों का औपचारिक सामाजिकरण करता है। यहाँ बच्चा अनुशासन, समय पालन और विभिन्न पृष्ठभूमि में आए बच्चों के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट करना सीखता है। तीसरा है खेल समूह और साथी पीयर ग्रुप। किशोरावस्था में इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। दोस्तों के बीच बच्चा नेतृत्व यानी लीडरशिप, प्रतियोगिता और टीम भावना यानी टीम स्पिरिट सीखता है। यह बच्चे को परिवार के प्रभाव से बाहर निकालकर समाज से जोड़ता है। चौथा है जनसंचार माध्यम। आधुनिक युग में टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब और सोशल मीडिया सामाजिकरण के शक्तिशाली साधन बन गए। ये बच्चों को वैश्विक संस्कृति, विचारों और नवीनतम जानकारी से अवगत कराते हैं। पांचवा है समुदाय और धर्म। आस पड़ोस का माहौल, सामाजिक उत्सव और धार्मिक मान्यताएं बच्चे के नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान का निर्माण करती हैं। निष्कर्ष है बच्चों का संतुलित विकास तभी संभव है जब ये सभी संस्थाएं आपस में तालमेल बैठाकर बच्चे को एक सकारात्मक और प्रजातांत्रिक वातावरण प्रदान करें। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है कक्ष में शिक्षक केवल ज्ञान प्रदाता नहीं बल्कि वह बच्चे के सामाजिकरण का मुख्य शिल्पकार होता है। एक शिक्षा शास्त्र विशेषज्ञ के रूप में शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित है। पहला है आदर्श प्रस्तुत करना। बच्चे अनुकरण से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। यदि शिक्षक स्वयं समय का पाबंद और ईमानदार और पूर्वाग्रह रहित हैं तो छात्र भी स्वाभाविक रूप से इन गुणों को अपना लेंगे। दूसरा है बाल केंद्रित प्रजातांत्रिक वातावरण। शिक्षक को कक्षा में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां हर बच्चे को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता हो। इससे बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। तीसरा है निष्पक्ष और भेदभाव रहित व्यवहार। शिक्षक को जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह बच्चों में समानता और न्याय की भावना विकसित करता है। चौथा है सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। शिक्षक द्वारा प्रोजेक्ट मेथड यानी समूह चर्चा, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। इससे बच्चों में सहयोग, सहनशीलता और हम की भावना का जन्म होता है। पांचवा है सहानुभूतिपूर्ण मार्गदर्शन। अंतर्मुखी या समस्यात्मक मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझकर उन्हें प्यार से मुख्य धारा में लाना ही शिक्षक का परम कर्तव्य है। निष्कर्ष शिक्षक एक माली की तरह है जो समाज रूपी बगीचे में बच्चों के सामाजिक और नैतिक विकास में बीज बोता है। प्रश्न क्रमांक 19 है विकास के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है बाल विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक ने कई अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। प्रमुख दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। पहला है जैविक या परिपक्व दृष्टिकोण। अर्नोल्ड गेसेल द्वारा समर्थित यह दृष्टिकोण मानता है कि विकास मुख्य रूप से आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स होता है। बच्चे का विकास एक पूर्व निर्धारित जैविक ब्लूप्रिंट के अनुसार स्वतः ही एक निश्चित क्रम जैसे बैठना, फिर रेंगना और फिर चलना में होता है। दूसरा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। जीन पियाजे इस दृष्टिकोण के प्रेरणता है। यह मानता है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो पर्यावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। विकास का अर्थ है बच्चों के सोचने और समझने यानी तर्क करने की क्षमता का विकास। तीसरा है मनोसामाजिक दृष्टिकोण यानी एरिक एरिक्सन के अनुसार विकास पूरी उम्र चलने वाली प्रक्रिया है। हर अवस्था में व्यक्ति को एक सामाजिक चुनौती जैसे विश्वास बनाम अविश्वास का सामना करना पड़ता है। उस चुनौतियों का समाधान उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी लेव वाइगोत्स्की का यह मानना है कि विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्तियों के साथ संवाद और संस्कृति यानी भाषा के माध्यम से सीखता है। निष्कर्ष है कोई भी एक दृष्टिकोण पूर्ण नहीं है। विकास इन सभी जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों का एक जटिल और एकीकृत परिणाम है।
प्रश्न क्रमांक 19 है, समावेशी शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, समावेशी शिक्षा एक ऐसा आधुनिक बाल केंद्रित दृष्टिकोण है जहां सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को एक ही छत के नीचे नियमित कक्षा में शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा के महत्व है, पहला है शिक्षा का मौलिक अधिकार। यह दर्शन इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा पाना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, चाहे उसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता कुछ भी हो। दूसरा है हीन भावना का अंत। अतः विशेष बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो उनका अलगाव यानी आइसोलेशन खत्म होता है और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तीसरा है सामाजिक एकीकरण। यह समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाकर भाईचारे को बढ़ावा देता है, जिससे बच्चा समाज का एक अभिन्न अंग बनता है। चौथा है सामान्य वर्गों में संवेदना का विकास। जब सामान्य बच्चे विशेष बच्चों की मदद करते हैं तो उनमें सहानुभूति यानी एम्पैथी और सहनशीलता और नेतृत्व जैसे उच्च नैतिक गुणों का विकास होता है। पांचवा है लगाव प्रभावी। अलग अलग विशेष स्कूल खोलने की बजाय एक ही स्कूल में संसाधन उपलब्ध कराना आर्थिक रूप से बेहतर मॉडल है। निष्कर्ष है, समावेशी शिक्षा केवल एक शिक्षण पद्धति नहीं बल्कि एक समतामूलक और स्वस्थ समाज के निर्माण का आधार है। प्रश्न क्रमांक 20 है, बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। तो उत्तर है, बालक एक खाली स्लेट की तरह जन्म लेता है। परिवार वह पहली संस्था है जो इस स्लेट पर सामाजिकरण के पहले अक्षर लिखती है। सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका, पहला है मूलभूत संस्कारों का निर्माण। परिवार बच्चे को समाज के नियम, रीति रिवाज और संस्कृति सिखाता है। सम्मान करना, सच बोलना और सहयोग करना बच्चा सबसे पहले माता पिता से ही सीखता है। दूसरा है भावनात्मक सुरक्षा का आधार। जिस बच्चे को माता पिता का भरपूर प्यार और स्वीकृति मिलती है वह सामाजिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करता है। प्यार की कमी बच्चे को आक्रामक बना सकती है। तीसरा है जेंडर भूमिकाओं का ज्ञान। समाज में लड़के और लड़की से कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है इसका प्रारंभिक ज्ञान परिवार के परिवेश से ही प्राप्त होता है। चौथा है पालन पोषण की शैली। तो इसमें प्रजातांत्रिक शैली होती है और दूसरी होती है तानाशाही शैली। तो प्रजातांत्रिक शैली होती है यह सबसे उत्तम है। यहाँ बच्चों को तर्क करने की आज़ादी होती है, इससे बच्चे सामाजिक रूप से परिपक्व होते हैं। दूसरा है तानाशाही शैली। यहाँ बच्चे डरे हुए रहते हैं और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। पांचवा है आर्थिक और सामाजिक स्थिति। परिवार का समाज में जो रुतबा होता है बच्चे का सामाजिक दायरा भी वैसा ही बनता है। परिवार ही बच्चे को स्कूल और बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला प्राइमरी पुल यानी ब्रिज होता है। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा है लगाव के सांस्कृतिक घटकों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है लगाव यानी अटैचमेंट। बच्चे और उसकी देखभाल करने वाले मुख्यतः माता के बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन है। हालांकि लगाव एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल भावना है, लेकिन इसे सांस्कृतिक मान्यता और प्रथाएं गहराई से प्रभावित करती है। भारतीय या एशियाई संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है। पहला है भारतीय या एशियाई संस्कृति। पालन पोषण, यहाँ को स्लीपिंग यानी बच्चे को माता पिता के साथ सुलाना और बच्चे को हर समय गोद में रखने की प्रथा है। इससे बच्चे में सुरक्षा की भावना ज़्यादा मजबूत होती है। दूसरा पारिवारिक संरचना। भारत जैसे देशों में संयुक्त परिवार होने के कारण बच्चे का लगाव दादा दादी, चाचा चाची आदि के साथ समान रूप से विकसित होता है। जबकि पश्चिमी देश जो होते हैं इनमें पालन पोषण अमेरिकी या यूरोप में बच्चे को जन्म लेने के कुछ समय बाद ही अलग कमरे में सुलाने और स्वतंत्र छोड़ने पर जोर दिया जाता है ताकि उनमें आत्मनिर्भरता जल्दी आए। पारिवारिक संरचना। पश्चिमी देशों में एकल परिवारों में बच्चों का लगाव केवल माँ तक सीमित होता है। तीसरा है मातृ रोजगार की संस्कृति। जिन संस्कृतियों में माताओं का काम पर जाना सामान्य है वहाँ बच्चे डे केयर में पलते हैं। ऐसे में बच्चों का लगाव केवल माँ तक सीमित न रहकर देखभाल करने वाले अन्य लोगों तक भी हो जाता है। निष्कर्ष, लगाव की अभिव्यक्ति का तरीका हर संस्कृति में अलग होता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य हर संस्कृति में बच्चे की भावनात्मक रूप से सुरक्षा करना ही होता है। तो दोस्तों ये था एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर का बाल व्यवस्था एवं बाल विकास 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।